अभी आप जिस आदमी को ऊट पटांग हरकतें करते हुए देख रहे हो, इसका नाम चार्ली बिल गेट्स है और ये दुनिया का सबसे दरियादिल इंसान है। वैसे तो ये पुलिस में काम करता है और काफी होनहार ऑफिसर है, लेकिन एक दिन एक लड़की के चक्कर में इसकी कट जाती है। कहानी की शुरुआत में हम इसे अपने स्कूटर पर बैठकर थाने जाते हुए देख पाते हैं, तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। वो अपनी जवानी की शुरुआत में लैला नाम की एक लड़की से प्यार करता था और लैला भी उसे देने के लिए तैयार थी। इसलिए उन दोनों ने अपने अपने टी शर्ट पर एक दूसरे का फोटो चिपकाया हुआ था, यानी ब्रांडिंग किया हुआ था। जल्दी वो दोनों एक दूसरे के साथ 7 फेरे लेकर शादी करते हैं और चार्ली बिल गेट्स उसे अपने गोदी में उठाकर स्वागत के लिए घर के अंदर लेकर जाने लगता है। अब जब वो उसे घर के अंदर छोड़कर टैक्सी भाड़ा देने के लिए जाता है, तभी वो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप चेक लेते हैं? क्या 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 आपने हम चेक लेते हैं? मतलब आपका मतलब काले लोग? देखिए आप बकवास बंद कीजिए, मैं जानता हूँ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरे बौने होने का। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। इधर तब तक उसकी बीवी लैला भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उल्टा चार्ली के ऊपर भड़क जाती है और कहती है, चलो अभी तुम इससे माफी मांगो। यहाँ पर चार्ली उससे माफी मांगता है, लेकिन वो बौना लैला को पटाने के लिए चार्ली के ऊपर टूट पड़ता है, जिस वजह से लैला उन दोनों के बीच टांग अड़ाती है और कहती है, माफ कीजिएगा शॉन्टे जी, मैं चार्ली की तरफ से आपसे माफी मांग रही हूँ। जो कहकर वो उसे उसके कार तक छोड़ने के लिए जाती है। इसी बीच हम देखते हैं लैला शॉन्टे का कद और हिम्मत को देखकर उसके साथ आंखें चार कर लेती है। आगे हम देखते हैं कि लैला एक बच्चे को जन्म देती है, जिसको देखकर चार्ली बिल गेट्स हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बच्चा सांवला था जबकि वो दोनों ही गोरे थे। तभी लैला को फिर से दर्द होती है, यानी वो और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। चार्ली कहता है, बधाई हो, इसके और भी साथी आ रहे हैं। इसके बाद कहानी शिफ्ट होकर हमें कुछ साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि चार्ली के 3 बच्चे हो चुके हैं, लेकिन वो तीनों बच्चे ही सांवले थे, इसलिए मोहल्ले के सभी लोग उसके पीठ के पीछे उसके और उसकी बीवी के बारे में काफी बातें करते थे। इंस्पेक्टर राम से बिहारी कहता है, चार्ली तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा बच्चा थोड़ा ज्यादा ही काला है, बिल्कुल तुम्हारे घोड़े की तरह? नहीं, वो तो मेरा सफेद है। तो फिर ये बच्चे किसके ऊपर गए? हाँ, असल में मेरी दादी साउथ इंडिया से थी, इसीलिए हो सकता है कि उसी के ऊपर गई होगी। जो कहने के बाद भी उसका दोस्त राम से बिहारी कहता है, क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी बीवी किसी काले का काला घोड़ा लेती हो? जिसको सुनकर चार्ली उसके ऊपर बौखला जाता है। आगे चार्ली चर्च जाकर कन्फेस करता है, फादर मुझे लगता है मेरी बीवी, जिसको मैं दिलो जान से चाहता हूँ और आईफोन खरीद देना चाहता हूँ, उसकी किसी उगांडा के काले आदमी के साथ लफड़ा है। तभी चर्च के फादर खिड़की के सामने आकर कहता है, चार्ली क्या ये तुम हो? जिस वजह से चार्ली छुप जाता है। अब कुछ ही दिनों में चार्ली का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि उसकी बीवी लैला अपने टी शर्ट पर शॉन्टे की तस्वीर चिपका कर घूम रही थी, यानी वो चार्ली के पीठ के पीछे अब तक शॉन्टे के साथ ही मुंह काला कर रही थी। वो कहती है, चार्ली मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं शॉन्टे के काले घोड़े के बिना नहीं रह पा रहा हूँ और मुझे मेरा टुरू लव मिल गया है। लेकिन तुमने कहा था तुम बियर भी खा लोगे मेरे साथ। इसमें शॉन्टे कहता है, हाँ पकौड़े तलेगी ना, लेकिन मेरे साथ तलेगी। जिसके बाद लैला अपने घर परिवार को छोड़कर शॉन्टे के साथ मुंह उठाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद चार्ली बिल गेट्स पूरी तरीके से बदल गया और अपने 3 नाजायज बेटे भुखमरी, सुनामी और बवंडर के साथ एक अच्छे पिता की तरह रहने लगा। हमें पता चलता है भुखमरी, सुनामी और बवंडर काफी होनहार बच्चे हैं और वो लोग भंगार के सामानों को लेकर प्लेन बना रहे थे। रात को जब चार्ली घर वापस आता है, तभी वो देखता है कि तब तक वो लोग प्लेन बना चुके थे। खैर उसी रात वो सभी एक ही सोफे में बैठकर टीवी देखते हैं और साउथ मूवी की तरह टीवी देखते देखते ही वो तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों बच्चों के तोन के पीछे चार्ली बहुत मुश्किल से एडजस्ट हुआ था। पढ़ाई के दौरान भुखमरी कहता है, अहो ये साले न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास कैसे निकालूं? सुनामी आकर कहता है, देख पहले तुझे समझना होगा ये किस चीज से बना हुआ है। अरे एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन से तो बना हुआ है। तो फिर इसकी माँ की आंख, ये साला न्यूट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे क्या पता। तो फिर भगाना साले को। तो तू कह रहा है मैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एटॉमिक मास को यहाँ पर ऐड कर दूं, मगर इस बहन की इलेक्ट्रॉन का क्या करूँ ये तो मुझे बता। जिसमें सुनामी कहता है, अबे खुले सांड, पूरा दिन तो खाना खाता रहता है, फिर भी दिमाग में घुसा भरा हुआ है। तभी बवंडर भी वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है, छोड़ना, क्यों इसकी दिमाग की दही कर रहा है? माँ की आंख, मैं तो बस इसे समझा रहा था। तब तक वहाँ पर चार्ली भी पहुँच जाता है और हमें पता चलता है कि वो तीनों बच्चे ही चार्ली से बहुत प्यार करते हैं और चार्ली भी उनसे। भूखमरी कहता है, बापू देखना, इसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस बार भी मुझे 100 में से सिर्फ 100 ही नंबर मिलेगा। जिसके बाद चार्ली उन तीनों की पप्पी लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। बाहर उसे उसका न्यूज़पेपर नहीं मिलता और एक कुत्ता उसके घर में आकर मुंह उठाकर हक देता है। तभी उसके पड़ोसी एड उससे कहता है, चार्ली माफ करना, लेकिन तुम्हारा पेपर मेरी बीबी संडास में लेकर गई है, तो उसके काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें वो पेपर वापस कर दूंगा। आगे चार्ली अपने रॉयल एनफील्ड बाइक में बैठकर
अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो एक गाड़ी को नो पार्किंग में खड़ा हुआ देखकर दुकान के अंदर जाकर उसे हटाने के लिए कहता है। तभी वहाँ से होकर एक औरत गुजरती है और सभी जवानी से लात खाकर निकले हुए बुढ़े उसके सामानों को ताड़ने लगता है। एक कहता है क्या माल है, दूसरा कहता है मुझे तो मेरी जवानी की याद आ गई और तीसरा कहता है काश मेरा फिर से खड़ा होता। आगे चार्ली का सामना और भी कई सारे नमूनों से होता है जो कि उसके भले होने का फायदा उठाता है। शॉपिंग मॉल में चार्ली जब अपने एक सामान की बिल कटवाने के लिए जा रहा था तभी एक औरत कहती है हे चार्ली क्या मैं तुम्हारे से पहले जा सकता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ। चार्ली भी काफी भला आदमी था इसलिए वो उसे जाने देता है, लेकिन जब वो देखता है कि वो औरत ट्रक भरकर सामान लेकर आई थी तभी उसका दिमाग सटक जाता है, जिसके बाद उसके अंदर की बुरी आत्मा जिसका नाम हैंक था वो जाग जाता है। वो उस औरत के थैली से एक क्रीम निकालता है जो कि दरअसल प्राइवेट हिस्सों को खुजलाने से राहत पाने के लिए लगाया जाता था, जिसको लेकर वो पूरे शॉपिंग मॉल में अनाउंस करता है वेजिक क्लीन का प्राइस चेक कीजिए, वेजिक क्लीन आइटम नंबर 5। जी हाँ, हमारे यहाँ पर एक औरत है जिसको बहुत खुजली है इसीलिए वो उसे मिटाने के लिए इसे खरीद रही है। जिसके बाद वो और भी कई सारे लोगों को सजा देता है जिसने उसके भले होने का फायदा उठाया था। घर पहुंचकर वो अपने पड़ोसी एड के संडास के अंदर जाकर उसकी बीवी के पास से अखबार को छीन लेता है और उसके घर के बाहर टरटराकर हक देता है। अब उसकी इन सारी हरकतों की वजह से अगले ही दिन थाने में उसकी रिपोर्ट को देखकर ऑफिसर कहते हैं चार्ली रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारा स्क्रू ढीला है और तुम्हारे भीगे होठ कभी कभी सूख जाता है, इसलिए डॉक्टर ने तुम्हें वैसलीन लगाने को कहा है। दूसरी तरफ हम आयरिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको पुलिस पकड़ कर लाता है क्योंकि उसने पिछली रात न्यूयॉर्क में एक एक्सीडेंट किया था। वो ऑफिसर से कहती है आप भले आदमी लगते हैं सर, क्या आप इस एक्सीडेंट को एक चालान से रफा दफा नहीं कर सकते? जिसमें वो ऑफिसर कहते हैं नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें न्यूयॉर्क जाना होगा और तुम्हारे साथ हमारा एक ऑफिसर भी रहेगा। आगे आयरिन विकी डोनर नाम के एक माफिया के साथ बात करती है सब खत्म हो चुका है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। जिसमें विकी डोनर उसे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। रात को हमें पता चलता है कि विकी डोनर ने आयरिन को फंसाकर उसकी मदद से एक आदमी को कुचलकर जान से मार दिया है और इसीलिए वो आयरिन को मारना चाहता है ताकि सबूत मिट सके। उधर अगले ही दिन ऑफिसर आयरिन को चार्ली के साथ न्यूयॉर्क के लिए भेज देता है और काफी लंबा सफर करने के बाद चार्ली आयरिन को लेकर न्यूयॉर्क के थाने में पहुंच जाता है। वहाँ पर ऑफिसर पोपटलाल और एजेंट भोसले आयरिन के पास आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। इधर चार्ली बिल गेट्स ने काफी देर तक अपने मुंह पर वैसलीन नहीं लगाया था इसलिए उसका मुंह सूखने लगता है और सूखते सूखते एक चमगादड़ की तरह बन जाता है। वो कहता है एक्सक्यूज मी, मैं एक गिलास पानी पीकर आता हूँ। जो कहकर वो पूरे टंकी में मुंह डालकर पूरी की पूरी टंकी का पानी गटक जाता है। जिसके बाद वो आयरिन को उन ऑफिसर्स के पास छोड़कर वहाँ से निकल लेता है। रात को ऑफिसर पोपटलाल और एजेंट भोसले उससे पूछताछ करते हैं बताओ तुमने किसके कहने पर उस बेगुनाह आदमी को कार से उड़ा दिया? जिसमें आयरिन कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कार का ब्रेक तो फेल था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऑफिसर पोपटलाल एक ईमानदार ऑफिसर है लेकिन एजेंट भोसले विकी डोनर के साथ मिला हुआ है। अब वो लोग जब पूछताछ कर रहे थे तभी कोई दरवाजे को नॉक करता है। एजेंट भोसले जाकर चेक करते हैं और देखते हैं कि वो जोमेटो वाला था जो कि पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आया था, लेकिन दरवाजा खोलते ही एक गुंडा घर के अंदर आकर ऑफिसर पोपटलाल को जान से मार डालता है। इसके बाद वो गुंडा पूरे घर में आयरिन को ढूंढता है, यहाँ तक कि संडास में भी, लेकिन उसे आयरिन कहीं पर भी नहीं मिलता क्योंकि आयरिन संडास में छुप गई थी। खैर उसके जाने के बाद आयरिन वहाँ से निकलकर चार्ली के पास उसके ओयो होटल में जाता है जिसके बारे में चार्ली ने ही उसे आते वक्त बताया था। उधर चार्ली उसकी तस्वीर को देखकर लोशन लगाकर अपने हाथ को गर्म करके घोड़े बेचकर सो रहा था। आयरिन उसे उठाकर कहती है मुझसे जो ऑफिसर पूछताछ कर रहे थे उनके ऊपर शूट आउट हुआ और मैं किसी तरीके से वहाँ से निकलकर यहाँ पर आ गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ विकी डोनर का ही काम है। अब अगले ही दिन चार्ली उसकी मदद करने के लिए उसे लेकर ऑफिसर भ्रष्टाचार के पास जाता है। देखिए सर, ये बेचारी बहुत बुरी तरीके से डर गई है, आप इसकी जरूर मदद करना। हाँ हाँ जरूर करूंगा, मैं तो इसकी मदद करने के लिए ही विकी डोनर से पैसे लेता हूँ। जो कहकर वो उसे एक दबंग का घुसा खिलाता है और वो वहीं पर ही लुढ़क जाता है। ऑफिसर भ्रष्टाचार आयरिन से कहते हैं विकी ने कहा था कि तुम सेक्सी होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हो, तो फिर तुम इस दिमाग से अपाहिज आदमी के पास क्यों गई? दूसरी तरफ ये बात चार्ली भी सुन लेता है और उसके अंदर का हैंक जाग जाता है, इसलिए वो ऑफिसर भ्रष्टाचार की तरफ धूल फेंकता है जो कि आयरिन के मुंह पर जाकर लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर उसको मारकर बेहोश कर देते हैं और उसकी गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल लेते हैं। आगे जाकर चार्ली उससे कहता है मेरा नाम हैंक है, चार्ली तो गुलाब के फूल की तरह है, बुरा वक्त आते ही मुरझा जाता है, पूरी तरीके से मुरझा जाता है, और जब आता है छक्के छुड़ाने की बारी तब उसके शरीर से मैं निकलता हूँ। दरअसल चार्ली को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी है, यानी उसकी आत्मा सिचुएशन के हिसाब से
रंग बदलता है। खैर यहाँ पर हैंक उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरे दिल के रेडियो में सिर्फ तुम्हारा ही गाना बजता है। दूसरी तरफ हम भूखमरी, सुनामी और बवंडर को देखते हैं। भूखमरी कहता है ये साला प्लूटो प्लेनेट कैसे हो सकता है, माँ की आंख, मेरी खोपड़ी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर थाने से ऑफिसर आकर उन्हें बैकपैक करके अपने साथ लेकर जाते हैं। वहीं चार्ली और आयरिन को उस कार के डिक्की के अंदर कुछ सामान मिलता है जिसमें आर्टिफिशियल सफेद सामान भी मौजूद था। इधर एजेंट भोंसले उन तीनों बच्चों से कहता है तुम्हारे पिता एक पटाखे लड़की को लेकर भाग गए हैं जो कि एक क्रिमिनल थी। तेरी माँ की आंख, हमारे बापू ने आज तक कभी हाथ गाड़ी नहीं चलाया और आज तू कह रहा है कि वो लड़की लेकर भाग गया है। अरे सुन बे महात्मा गांधी के नाजायज औलाद, यहाँ से फट ले वरना मैं ऐसा मारूंगा कि तेरे साथ पूछते भी याद रखेगा। खैर उधर चार्ली के ऊपर हैंक हावी हो रहा था जिस वजह से चार्ली उठपटांग हरकतें करते हैं और अपनी हड्डियों को तुड़वा लेता है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं जहाँ पर भी चार्ली के ऊपर हैंक हावी हो रहा था। वो एक वेटर से कहता है साला सफेद झाग, तेरे नीचे वाले हिस्से को तो मैं अपने कार की डिक्की में लेकर घूम रहा हूँ, जो कहकर वो उसकी जमकर बेइज्जती करता है। दूसरी तरफ एजेंट भोसले और ऑफिसर भ्रष्टाचार को पता चल गया था कि वो दोनों पिज्जा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके हैं, इसीलिए वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उन दोनों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इधर चार्ली जब होश में आता है यानी उसके शरीर से हैंक जब बाहर निकलता है तभी वो देखता है कि उसके मुंह पर एक पट्टी लगा हुआ था, यानी वो फिर से कोई ऊटपटांग हरकत करने की वजह से किसी से पिटा है। यहाँ पर वो देखता है कि उनके साथ वो सफेद लड़का भी आया हुआ था जिसने दरअसल उसे लोगों के हाथ से बचाया है। वो सफेद लड़का भी उनके साथ ही जा रहा था क्योंकि उसका कोई घर परिवार नहीं था और इस कांड को करने के बाद उसे काम से भी निकाल दिया गया है। आगे चार्ली जब एक दुकान से कुछ सामान खरीद कर वापस आ रहा था तभी वह गाड़ी को अपाहिजों के पार्किंग में पार्क करते हुए देखता है, जिसको देखकर उसके अंदर की हैंक जाग जाता है और वो उस गाड़ी को पूरी तरीके से तहस नहस करके उसके टंकी में अपना पेट्रोल डालने लगता है। तब तक वहाँ पर गाड़ी का मालिक भी आ जाता है जो अपने अपाहिज पिता को लेने के लिए वहाँ पर आया था। खैर फिर से धुलाई खाने के बाद जब वो गाड़ी में जा रहा था तभी आयरिन उसे सोया हुआ देखती है, लेकिन उसके नीचे का हिस्सा तब तक जाग चुका था। ऊपर वो आयरिन को देखकर एक गंदा स्माइल देता है, यानी वो आयरिन की लेना चाहता है। रात को वो लोग एक होटल पर रुकते हैं जहाँ पर वो और वो सफेद लड़का एक कमरे में और आयरिन दूसरे कमरे में सोती है। लेकिन चार्ली को उस सफेद लड़के के साथ काफी डर लग रहा था, इसलिए वो आधी रात को आयरिन के पास जाकर उसके साथ सोने की परमिशन मांगता है और मजबूरी में आयरिन को भी उसके साथ सोना पड़ता है। इसी बीच चार्ली जब कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए जाता है तभी एक आदमी उसका मजाक उड़ाता है और उसके अंदर की हैंक जाग जाता है। उस रात वो दोनों कोल्ड ड्रिंक और बियर की सेवन करके घोर तपस्या करते हैं। अगली सुबह चार्ली को होश में आते ही पता चलता है कि उसने नहीं बल्कि हैंक ने पिछली रात आयरिन के साथ मस्ती किया है, इसीलिए वो आयरिन के ऊपर भड़क जाता है। इसी बीच उसे अपने पिछुंडे में कुछ महसूस हो रहा था, इसलिए वो उसे बाहर निकालता है और उसे पता चलता है कि पिछली रात आयरिन ने नहीं बल्कि पूरा मजा तो उसने ही लूटा था। जिसके बाद वो दोनों उस होटल को छोड़कर वहाँ से निकल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम भूखमरी, सुनामी और बवंडर को देखते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर को बंदी बनाकर उससे हेलीकॉप्टर की चाबी छीन लेता है और अपने बापू यानी चार्ली को बचाने के लिए वहाँ से जाने लगता है। भूखमरी कहता है माँ की आंख इसे कोई उड़ाना जानता है क्या? जिसमें सुनामी कहता है इसमें बड़ी बात थोड़ी कोई है, गियर डाल, एक्सीलेटर दे और उसके बाद क्लच छोड़। नहीं, इसमें मेनू में कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जिसके बाद सुनामी हेलीकॉप्टर को चलाने के लिए रेसिपी को पढ़ता है जो कि मेरे समझ में भी कुछ भी नहीं आता। और ये नढ़पुड़म एट्टपुड़म नढ़पुड़म उट्टपुड़म नाढ़पुड़म चुट्टपुड़म नाढ़पुड़म, जिसको सुनकर भूखमरी हेलीकॉप्टर चलाना सीख जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली अपने दोस्त राम बिहारी को कॉल करके अपना लोकेशन बता देता है और उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो भी एजेंट भोंसले के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो तुरंत उसे उसकी लोकेशन बता देता है। जिसके बाद एजेंट भोंसले विकी डोनर को ये बात बता देता है। उधर वो दोनों स्टेशन पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच वो दोनों एक दूसरे को अपनी दिल की बात बताते हैं और ट्रेन में एक साथ बिस्तर गर्म करते हैं। हम देखते हैं कि तब तक विकी डोनर भी उन दोनों को मारने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, आयरिन अपने बैग से उस सफेद हथियार को निकालती है और उससे विकी डोनर को मारकर उसे बेहोश कर देती है। आगे चार्ली के ऊपर हैंक फिर से हावी हो रहा था, इसलिए चार्ली फिर से उठपटांग हरकतें करने लगता है, जिस वजह से आयरिन उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर विकी डोनर उसे फिर से दबोच लेता है और उसे एक खंडेरी जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर चार्ली भी उसे सूंघते सूंघते वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे गन को छीनने की कोशिश करता है, पर इससे वो जख्मी हो जाता है। अब अगली गोली विकी उसके सर पर मारने के लिए जाता है, तभी दूर से वो सफेद लड़का विकी को डट गन से मारकर बेहोश कर देता है, जिस वजह से विकी आयरिन को लेकर पानी में गिर जाता है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। इधर आयरिन पानी में गुब्बारे की तरह तैरता ही जा रहा था, इसलिए चार्ली उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। लेकिन उसे भी अच्छी तरीके से तैरना नहीं आता था, इसलिए वो भी पानी में लुढ़क लुढ़क कर आयरिन के पास पहुंचता है और वो दोनों एक साथ
पानी में विसर्जन होने लगते हैं। तभी वहाँ पर एंट्री होती है भूखमरी, सुनामी और बवंडर की, जो हेलीकॉप्टर को लेकर अपने बापू को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है, जिसके बाद उन्हें बचा लिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था, इसलिए एजेंट भोंसले और ऑफिसर भ्रष्टाचार को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। यहाँ पर चार्ली को इस काम के लिए वाहवाह दी जाती है और उसे प्रमोशन भी मिलता है। जिसके बाद मूवी के आखिर में चार्ली आयरिन को अपनी दिल की बात बताता है और उसकी चुम्मी लेता है। वहीं दूसरी तरफ उसके 3 होनहार बेटे हेलीकॉप्टर से उन्हें ये सब कुछ करते हुए देखते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।